मेरे प्यारे बच्चों और दर्शकों, आज हम लोग आदिकालीन साहित्य के बारे में बात करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इतिहास जो है प्रमाणों के आधार पर तैयार किया जाता है और प्रमाण हम लोग जो प्रस्तुत करते हैं साहित्य के बारे में, वो साहित्यिक कृतियों को लेकर के दो तीन बातों में विवादित हो सकती हैं। अब पहला तो आदिकालीन के बारे में है और उनकी प्रामाणिकता को लेकर, उनका जो कॉपी है उसको लेकर। अब दो चीज़ें हैं कि वहाँ उस समय प्रेस का विकास नहीं हुआ था, बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं कॉपियाँ। और दूसरी बात कि आवागमन की सुविधाएं नहीं थी कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, साहित्य का प्रसार बहुत कम था और वो बोलियों के माध्यम से, जनश्रुतियों के माध्यम से ज़्यादा प्रचलित थी, जिसे हम लोग लोक गायन की एक शैली कह सकते हैं। बहुत सा साहित्य जो है हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। अल्लाह उधर का जो गायन है राजस्थान में, वो है, हमारे यहाँ भी है परंपराएं जो साहित्य का, तो इस माध्यम से भी चलता आया है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास पे अगर हम विचार करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास पे पहले विचार नहीं हुआ है जितना स्पष्ट रूप से आधुनिक काल में विचार किया गया है, क्योंकि इतिहास का स्वरूप ही हमारे यहाँ कुछ अलग रहा है। इतिहास के बारे में और आधुनिक जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल अलग रही है। हमारे यहाँ साहित्य को लेकर के कवियों का संग्रह था, उनका रचनाओं का संग्रह था, लेकिन इतिहास सिर्फ संग्रह नहीं है, उसके पीछे एक चिंतन होता है, दर्शन होता है, आधुनिक मूल्यों और आधुनिक बोध की समझ होती है। तो रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास जो लिखा गया है वह किसी अंग्रेज के द्वारा भी नहीं लिखा गया है, वह एक फ्रांसीसी थे, गर्सा दत्तासी, इनके द्वारा उपलब्ध है। और उन्होंने फ्रांसी भाषा में हिंदी साहित्य लिखा था। इश्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णाक्रम के अनुसार इन्होंने सिर्फ वर्णन किया था। इसे भी सही ढंग से अगर देखा जाए तो इतिहास कहना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें रचनाओं का जीवन वृत्त और रचना तक ही सीमित था। और इसके पूर्व भी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हमें विभिन्न रचनाकारों के जीवन वृत्त और कृतियों का अनेक संग्रह मिलता है, जो इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है, सिर्फ वर्णन है उसमें। अब जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता है, भक्तमाल है, कविमाल है, आदि जो है वो सिर्फ कवियों का और उनकी रचनाओं का संग्रह है। और इस संग्रह के पीछे ना कालक्रम है, ना कोई चिंतन है। एक तरह से कहा जाए सिर्फ कोष के जैसा एक, और यह प्रवृत्ति बाद में भी आती रही। अब जैसे कि शिव सिंह सेंगर, उन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज, और इसमें 1000 कवियों का जीवन और उनका परिचय, उनके साहित्य के बारे में उन्होंने सामने रखा शिव सिंह सरोज में। और यह मूलतः काव्य संग्रह है।
जिसे हम लोग आज चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है। अब पहली बार एक अंग्रेज आते हैं तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन महोदय ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हिंदी साहित्य को रखने की कोशिश की। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब वर्नाकुलर शब्द जो है वो अध्ययन के बारे में लगाया जाता था। वो पश्चिम के जो लोग आए थे हमारे देश में, उन्होंने जो पूर्व का जो साहित्य है, जो संस्कृति है, उसके बारे में अलग से अध्ययन की शुरुआत जो की थी, प्राच्यविद जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसमें जो उन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने शुरुआत किया, कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्णन किया और साथ ही उनकी प्रवृत्तियों के बारे में भी चर्चा की शुरुआत की और विभिन्न युगों के काव्य प्रवृत्तियों के बारे में भी बात की और उनके पीछे जो प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि साहित्य निरपेक्ष नहीं होता है, वो सामाजिक प्रेरणा पे, उनकी सोच पे आधारित होता है। कहा गया है ना कि इट इज़ टाइम विच राइट, जो समय है वो बहुत कुछ लिखता है। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो साहित्य का इतिहास जो आधुनिक संदर्भों में होना चाहिए, उसकी शुरुआत जॉर्ज ग्रियर्सन से हुई। और उसके बाद मिस्र बंधु, उन्होंने मिस्र बंधु विनोद लिखा और मिस्र बंधुओं ने जो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए पूरे हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में बांट दिया और इस मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया। यह इतिहास ना हो करके एक तरह से साहित्य कोश है, जिसका एक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह सूचनाओं के एक भंडार के रूप में उन्होंने सभी को एक तरह से जमा करने का, संग्रह करने का काम किया। और इसी आधार पे आगे जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया साहित्य का, एक निश्चित सोच पे, एक निश्चित ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य आया वह बहुत कुछ हिंदी साहित्य का समय जो था, उस समय छायावाद का चल रहा था और ना चाहते हुए भी समय तक तो आ ही जाते हैं लेखन में। और रामचंद्र शुक्ल का जो लेखन जो है वो बहुत कुछ अपने युग से भी प्रभावित है, उनकी ज़रूरतों से प्रभावित है। हालांकि जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो छात्र उपयोगी भी है, जिन्होंने शब्दानुशासन की भूमिका तैयार करते हुए इसको तैयार किया था। इसकी पृष्ठभूमि पे अलग कहानी है, लेकिन यह साहित्य आज के समय में भी ये इतिहास ग्रंथ काफ़ी उपयोगी है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, इतिहास के बारे में समझना चाहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा युग की प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश की और कालखंडों का विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने साहित्य के बारे में कहा कि यह जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है और चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है और इनमें बदलाव, चित्तवृत्तियों में बदलाव से साहित्य में परिवर्तन आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के पास साहित्य की एक बुनियादी समझ थी, जिसके आधार पे उन्होंने
तुलसी और जासी को ज़्यादा महत्व दिया, कबीर को कब। तो इतिहास जो है बहुत कुछ संग्रह नहीं है, मूल्यांकन इसके पीछे जो काम करता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक के पास ही हमें शुरुआती दौर में मिल पाता है कि किस प्रकार मूल्यों के आधार पे कवि कवियों का जो संग्रह जो है उनकी युग प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश की जा सकती है। तो अपने मूल्यों के आधार पे रामचंद्र शुक्ल एक व्यवस्था चाहते थे समाज में, सोचने समझने के ढंग में, इसलिए उन्होंने मुक्तक को नापसंद किया है, एक प्रबंध साहित्य को ज़्यादा बेहतर माना है। तुलसी इसलिए उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक व्यवस्था की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। कबीर के पास व्यवस्था को तोड़ने फोड़ने वाली बातें हैं, तो इसलिए कबीर को उन्होंने नापसंद किया। आदिकाल के बहुत से जो साहित्य है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, यह सब साहित्य है ही नहीं। हालांकि इनकी जो कमियां थी, कमजोरियां थी, इस पर भी चर्चा हुई और बाद में उसके आधार पे आगे भी बढ़ा गया, लेकिन शुरुआत जो इन्होंने की थी वो महत्वपूर्ण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद ही इनका जो दृष्टिकोण था, इनमें जो कमियां थी, खासकर आदिकाल को लेकर के इन्होंने वीरगाथा काल कहा। हालांकि इन्होंने और प्रवृत्तियों के बारे में भी चर्चा की है, लेकिन आदिकाल को इन्होंने वीरगाथात्मक कहते हुए आगे बढ़ी। और भक्ति काल को लेकर के जो भक्ति काल का विकास है, इनके पीछे भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, इसको लेकर के इनके इतिहास में जो बातें कही गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन कमियों को दूर किया। रीतिकाल के नामकरण को लेकर के जो विवाद रहा, उस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जानने समझने और उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे गुजरना ही पड़ता है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, जिन्होंने अपनी परंपराओं पे ज़्यादा जोर दिया। और भारतीय परंपरा कहने का मतलब है सिर्फ एक परंपराओं की चर्चा नहीं, यहाँ परंपराओं का समूह है। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में, जिस संस्कृति में रहते हैं, वह संस्कृति अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के द्वारा विकसित किया गया है। और इस आधार पे किसी को खारिज करना, किसी को ज़्यादा महत्व देना एक तरह से पक्षपात है और साहित्य इससे बचना चाहता है। अगर हम सिर्फ भक्ति साहित्य की बात करें तो कबीर को छोड़ करके बात करना, सिर्फ तुलसी को महत्व देना, बहुत सी परंपराओं से हम कट जाएंगे। साहित्य, हिंदी साहित्य सिर्फ हिंदू परंपरा नहीं है। कोई भी साहित्य में होता है कि आप उसकी एक सांप्रदायिक आधार पर व्याख्या करें, उसको समझें। साहित्य सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, हमें सभी को समझना पड़ता है। और ख़ासकर आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, वह समाज लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित है। हाँ, ठीक है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक उपकरण या हथकंडा हो सकता है, लेकिन साहित्य में जो परिवर्तन आते हैं, सोचने समझने का ढंग बदलता है, वह मूल्य किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं, चाहे वो
लोकतंत्र हो या फिर अर्थतंत्र हो या धर्म हो, कहीं से भी आप योग प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें आदिकालीन साहित्य की, तो अगर हम सिद्ध नाथ और जैन परंपरा से अलग हट करके बात कर रहे हैं, जिसे शुक्ल जी ने वीरगाथात्मक काल कहा है, तो वीरगाथात्मकता आदिकाल की बहुत छोटी प्रवृत्ति है और वहाँ तो प्रवृत्तियों का समूह है आदिकाल में। और सिद्धनाथ और जैन साहित्य जनता के और ज़्यादा नज़दीक रहने वाले साहित्य, जो जनता बहुत सी जो परंपरागत शास्त्रीय बातों को नहीं समझ पाती है, आम जनता के नज़दीक उनकी भाषा में समझाने का काम सिद्धनाथों ने जो किया है, सिर्फ साहित्य की दृष्टि से नहीं, भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि संध्या भाषा शैली, जिसके बाद में हम उलटवासियों की बात करते हैं भक्ति काल में क्या, तो ये संध्या भाषा अंतरसरात्मक जो भाषाएं हैं, उनके आंतरिक अनुभवों को व्यक्त करने वाली जो भाषाएं हैं, उनका विकास कहीं ना कहीं आदिकाल में हुआ सिद्ध और आर्य साहित्यों के माध्यम से। तो धर्म जो है हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण तो रहा ही है, लेकिन धर्म के माध्यम से एक आम जीवन, उनके जो सोचने समझने के तरीके थे, उनको नज़दीक से जानने समझने का माध्यम भी हमें प्राप्त होता है और खासकर भाषाई विकास और प्रवृत्ति को भी हम समझ पाते हैं। क्योंकि राजनीतिक रूप से आज जैसा भारत आदिकाल में नहीं था, तो फिर भारत को जोड़ने वाली प्रवृत्ति जो थी वो बहुत कुछ धार्मिक थी और सांस्कृतिक थी। लोग इस आधार पे आपस में जुड़े हुए थे कि राजा कोई भी आते जाते रहे, लेकिन यहाँ पे आम जनता के बीच बिल्कुल अलग तरीके से समन्वय और विकास होते रहा है। अब इस्लाम का जब आगमन हुआ, इस्लाम का आगमन आदिकाल में हो चुका था और अब्दुल रहमान जो हैं हिंदी साहित्य में है, उनके बाद अमीर खुसरो आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य अलग अलग प्रवृत्तियों और लोगों के आने जाने से, मिलने जुलने से जो चिंतन धारा का विकास हुआ, उसको समझने और समझाने का काम करता है। आदिकालीन ग्रंथ प्रमाणिक हैं कि नहीं प्रमाणिक हैं, इस पे अलग से बात हो सकती है, लेकिन जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, बहुत थोड़े ग्रंथ हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियों को अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रवृत्तियों का समूह है, एक व्यापक आधार लिए हुए हैं। हिंदी काल आदिकाल में जो कवि हैं जो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनका अब जैसे कि मैथिल कोकिल विद्यापति, जिनको हम लोग आदिकाल के अंतिम दौर के कवि मानते हैं, और दूसरे हैं विदेशी परंपरा को लिए हुए अमीर खुसरो, ये भी आदिकाल के कवि हैं। तो इन दोनों का जो प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध है, और ये बहुत कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट कर देती है कि हिंदी किस परंपरा, किस धारा को आगे लेकर चलती है, और हिंदी भाषा और साहित्य प्रतिनिधि तौर पे किसकी बात करते हैं। सिर्फ संस्कृत और आर्य सभ्यता की बात यहाँ पे नहीं है। आप विदेशी जो लेखक कवि आए, उन्होंने हिंदी में काफ़ी अच्छा काम किया है,
यहाँ की प्रवृत्तियों को समझते हुए, और दूसरा जो जन भाषाओं के माध्यम से, अब जैसे कि अपभ्रंश तो बिगड़ा हुआ रूप माना ही जाता है, गिरा हुआ पथभ्रष्ट रूप, और इससे जो विकसित जो भाषाएं, इनके बाद जो भाषाएं जो आई, वो कहीं ना कहीं आम जनता से काफ़ी जुड़ी हुई भाषाएं थी, और एक व्यापक आधार ली हुई थी बोलियों का। तो हिंदी भाषा अपनी क्षेत्रीयों जो बोलियों का समूह है, एक पैर तो वहाँ रखे हुए है, और दूसरा पैर जो है, जो विदेशी स्रोत है, विदेशी ज़मीन है, वहाँ से भी वो रस चूसने का काम करती है। तो ये रस चूसना जब हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जन भाषा के रूप में सामने आती है। आम जनता इससे मतलब नहीं रखती है कि यह व्याकरण सम्मत है कि नहीं, या किस, उसको समझ में आनी चाहिए बात। और हिंदी भाषा कहीं ना कहीं ये समझ में आने वाली बात है। अब लोक और शास्त्रीयता का द्वंद्व की अगर हम बात किए करें, तो भाषा का विकास बहुत कुछ इसी आधार पर होता है कि शास्त्रीयता की जब बात करते हैं हम, तो जो पंडित हैं, विद्वान हैं, वे भाषा पे नियंत्रण रखना चाहते हैं, नियम बनाते हैं, व्याकरण बनाते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, कि उसका मानीकरण करते हैं। लेकिन आम जनता इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखती है। उनकी बातें जो हैं वो विद्वानों की स्थापनाओं से टकराते हुए आगे बढ़ जाती है। तो परिवर्तन जो है वो व्याकरण के नियमों से विरुद्ध भी जाता है। और हमारी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, काव्य में ये बातें हमेशा आती है कि काव्य की जो रूढ़ियाँ जो है और व्याकरण दोनों में टकराव होता ही है, या तो तुक मिलाते समय या फिर शब्दों में नए अर्थ भरते समय बहुत सी बातें जो हैं वो व्याकरण की सीमा से बाहर निकल जाती है। अब हेमचंद आचार्य जो हुए, जिन्होंने पाली का प्राकृत का व्याकरण रचा, भाषा वहीं पे स्थिर नहीं हुई, आगे बढ़ी। और हिंदी भाषा भी जो आज है खड़ी बोली के रूप में, ये कभी बोली थी, कभी अवधि का वर्चस्व रहा, कभी ब्रज का रहा, कभी अवधि, ब्रज, राजस्थानी सभी मिली जुली भाषाओं का वर्चस्व रहा। फिर से ब्रज भाषा पूरे क्षेत्र में आई। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बदलाव और परिवर्तन, और हमारी जो परंपरा जो हिंदी का है वो काफ़ी समृद्ध परंपरा है। यहाँ सिर्फ हिंदी कहने से एक भाषा के पीछे बहुत सी भाषाओं का इतिहास भी छुपा हुआ है। अब जब हम मान के चलते हैं कि हिंदी का आदिकाल 1000 साल पहले शुरू हुआ, तो ये 1000 साल जो है अपभ्रंश का जो अंतिम काल है, अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषाएं सभी निकली हुई है। और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं के अलग अलग स्वरूप निकलने का कारण भी बहुत कुछ था कि क्षेत्रीयता की जो भावना जो थी वो उस समय जो प्रबल थी। आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, अलग अलग क्षेत्र के लोग कटे हुए थे एक दूसरे से, लेकिन इनके बीच जो भाषा, मिली जुली भाषा विकसित हुई, हिंदी कहीं ना कहीं वहाँ से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। और यही कारण है जब हिंदी को संविधान में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया एक राजकाज की भाषा के रूप में, तो हिंदी की शब्द संपदा जो लेने की बात आई, तो वहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हिंदी अन्य सभी भारतीय भाषाओं से भी शब्दों को ग्रहण कर सकती है, उनसे ले सकती है। और मूलतः तो संस्कृत भाषा इस देश में प्राचीन भाषा रही है,
लेकिन संस्कृत से बहुत कुछ अलग हमारी अपनी हिंदी विकसित हुई है। और आधुनिक काल तक आते आते तो काफ़ी संघर्ष और द्वंद्व रहा ही, राजनीति का भी शिकार रही है। अंग्रेज़ों की भाषा नीति, हिंदी उर्दू का विवाद, और इसके बाद अंग्रेजी का थोपा जाना, बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का आदिकाल हमें उन जड़ों तक ले जाता है, यहाँ से हम एक भाषाई स्वरूप, साहित्यिक स्वरूप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सी काव्य रूढ़ियाँ, कड़वकबद्ध रचनाएँ जिसे कहते हैं, जो तुलसी के रामचरितमानस का आधार बना, और प्रेम काव्य जैसी का जो आया पद्मावती, तो पद्मावत का भी जो आधार बना, वो कहीं ना कहीं आप आदिकालीन पृथ्वीराज रासों में भी पाते हैं। आदिकाल का महत्वपूर्ण छंद रहा है दोहा, मुक्तक रचनाएं। तो बाद के दिनों में भी यह प्रवृत्ति रही है। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी आदिकाल के बारे में पढ़ते हुए बहुत सी चीज़ों को जानते समझते हैं, सीखते हैं। इस पे हम लोग कुछ चर्चा और करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।